अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। उम्मीद के आप तमाम बच्चों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम चैप्टर को समझ रहे हैं। इसी तरह से हम आपको ये बता दें कि हम आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको भी लेकर आएंगे, और जो किताबी सवालात हैं उन सवालात को भी 5-5 चैप्टर करके सॉल्व कर देंगे। वहाँ से आप ज़रूर जो है आपको मदद मिलेगी। चलिए, आज का जो चैप्टर है हमारे सामने वो है एहसान दानिश, और ये इसका ताल्लुक़ सिर्फ खुद नविश्त से है यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है, और ये उन्वान है मैं यूनिवर्सिटी में। सवाल यही पूछा जाता है मैं यूनिवर्सिटी में के लिखने वाले कौन हैं, के खालिक कौन हैं, तो एहसान दानिश हैं। अगर ये पूछा जाए कि एहसान दानिश को बहैसियत किताब में किस चीज़ के शामिल किया गया है, तो एक खुद नविश्त निगार के शामिल किया गया है, या एहसान दानिश का कौन सा खुद नविश्त हमारे निसाब में शामिल है, मैं यूनिवर्सिटी में का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। इस तरह के सवालात आप याद रखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि अब ये कह रहे हैं कि एहसान दानिश ने अपने खुद नविश्त के बारे में लिखा है, तो उन्होंने ये लिखा है कि उनकी एक मेमार यानी एक इंजीनियर, एक बिल्डिंग और मकान बनाने वाले मोहम्मद इसहाक नामी की मारिफत मिस्त्री बुद्धू से मुलाकात हुई। ये इंजीनियर हैं और इसके ज़रिए से एक मिस्त्री है जिसका नाम बुद्धू है, उनसे एहसान दानिश की मुलाकात होती है। उनके बारे में कुछ सिफ़ात बताई हैं कि वो नेक और शरीफ थे, और फिर वो कह रहे हैं कि जब भी मुलाकात होती थी बड़े खुलूस और प्यार से पेश आते थे। इस तरह से उन्होंने अपनी बातचीत को आगे बढ़ाया है कि उनसे उनके ताल्लुकात जो है पुख्ता से पुख्ता तर होते गए, यहाँ तक कि एक मर्तबा यूनिवर्सिटी में उनको काम मिला और वहाँ पर वो काम कर रहे थे। तो कह रहा देखो यूनिवर्सिटी में मदद लगी हुई है और रहट पर एक मज़दूर की ज़रूरत है। कितने मिलेंगे? 12 आने रोज़ मिलेंगे, अगर जी चाहे तो सवेरे ही मेरे साथ चलना। तो इस तरह से सवेरे ही चलने को कहा और आपने उस पर हामी भर ली और आप चले गए। अब इस तरह से सुबह उसका कह दिया कि इंतज़ार करूँगा। तकिए में रहते थे जो यूनिवर्सिटी से ज़्यादा फासले पर नहीं था। तो मिस्त्री बुद्धू ने जब जाते हुए कहा कि जाना है तो अभी बता दो ताकि मैं किसी दूसरे आदमी का इंतज़ाम कर लूँ, अगर नहीं जाओगे तो फिर हम दूसरे आदमी का इंतज़ाम कर लेंगे। आप जो है तैयार हो गए रहट खींचने के लिए, कि रहट पर तो सिर्फ बैलों को हाँकने के लिए आदमी की ज़रूरत हो सकती है और ये काम नहायत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं था और ख़ुद आदमी को ये मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती थी। मिस्त्री बुद्धू के हमराह यूनिवर्सिटी पहुंच गया तो यूनिवर्सिटी हॉल के शिमाल में मस्जिद के सामने एक पीपल का दरख्त है, उसके नीचे एक कुएं पर एक गोरखा किस्म का पस्ता कद रहट लगा हुआ है। उसके माल में डोलचियाँ आवेज़ा हैं, यानी उसमें चिपका हुआ है, डोलची उसमें डाली हुई हैं। एक बड़ा लोटा पानी आ जाए लेकिन उसमें न तो कोई बैल जोतने का जुआ है न लॉन्चन। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, गोया कि आदमी ही से उसको हकाया जाता था। और इस तरह से आपने काम शुरू कर दिया और वहाँ काम करने लगे। इस तरह से एक दिन की बात ये भी बता रहे हैं कि ये रहट है और ये लो पहिया हाथों और पाँव के ज़ोर से घुमाना है और घुमा घुमा कर पूरी मदद के लिए पानी देना है, यानी जो वहाँ पर काम कर रहे थे उसके लिए पानी देना है। तो इस तरह से थकान जो है बढ़ जाती थी और फिर बड़ा एक काम था, वो काम जो है आप अंजाम देने लगे। पहले तो कह रहे हैं कि घबराया कि मैं ये बैल का काम कैसे करूँगा, लेकिन फिर सोचा कि आखिर दूसरा आदमी भी तो काम करेगा, वो कोई लोहे का बना हुआ तो होगा नहीं। इस ख्याल से ज़रा हिम्मत सी बधी और मुतमईन हो गया। 2 आदमी थे इसलिए आसान था। कह रहे हैं कि अब वहाँ पर जो पहुँचा था उनके साथ दूसरा आदमी एक मज़दूर था जिसका नाम रत्ता था। रत्ता जो है ये काम कर रहा था, करते करते वो बीमार हो गया, यहाँ तक कि रत्ता भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और कह रहे हैं कि मैं मज़दूर ज़रूर था, लेकिन कभी कभी छुट्टी के बाद शाम को अपने फ़िक्र व ख़याल की दुनिया में ख़ुद को आज़ाद और बाइख्तियार सा इंसान महसूस करने लगा था।
तो जब आदमी ये काम कर रहा था, रहट खींचना जो है इतना आसान काम नहीं था, उसकी वजह से पसलियों में दुखन होती थी और सूजन सी महसूस होती थी। तो उसके लिए क्या करते थे, घर आकर के तेल की मालिश करके गर्म पानी से गुस्ल करते। ये सब किया, आराम मिलने से जल्दी ही सो गए। इस तरह से बताया कि अपनी मशक्क़त और अपने 5-7 रोज़ के काम में जो तकलीफ़ें हुई वो बताया। अब उसके साथ जो काम कर रहा था उसका नाम यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैंने अपने साथी रत्ता से कहा, इस तरह मुझे पढ़ने का वक्त ज़्यादा नहीं मिलता, इसलिए अब से 1 घंटा रहट खींचेंगे ताकि 1 घंटा तो आराम को मिल जाए। इस तरह से बारी बारी से रहट खींचने का काम किया। रत्ता को क्या उज़्र हो सकता था। उनके साथ गोया कि एहसान दानिश के साथ जो रहट खींचने का काम कर रहा था वो रत्ता है, ये दूसरा कैरेक्टर है गोया। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। रत्ता को आखिर एक दिन क्या हो गई कि तकलीफ़ उनकी बढ़ गई खींचने से और वो बीमार पड़ गया। तो कह रहे हैं, तो रत्ता ने उन्हें कह दिया कि अभी काम करते करते बैठा था, आंख लग गई, तो उन्हें अपने काम था कि बड़ा हौज भरा रहे और पानी में कमी न हो। तो इस तरह से दोनों ने मिला लिया और फिर काम करने लगे। कुछ दिनों बाद रत्ता ने जमादार से कहा, मेरी जगह किसी और मजदूर को लगा दिया जाए, मेरे पेट में तकलीफ़ रहती है। यानी ये काम जो कर रहे थे इसकी वजह से उनके पेट में तकलीफ़ रहने लगी। तो उन्होंने ये बात बताई, लेकिन जमादार ने परवाह न की और फिर कोई दूसरा मजदूर इस काम पर आने को तैयार भी नहीं होता था। तो रहट के चक्कर से घबराता था। रत्ता मजबूर था, क्या करता, बराबर काम में जुटा रहा। उन्होंने काम किया, यहाँ तक कि कह लीजिए कि वो बीमार हो गया। कहता है रत्ता के बारे में बताया कि वो कैसा था, किस तरह देखने में था, उनके सिफात बताए हैं। गरज कह रहे हैं कि रत्ता जो था ये मेरा साथी बड़ा ही नेक और सोच भला नौजवान था। अभी कह रहे हैं कि तकदीर ने लाहौर में ला फेंका और बदकिस्मती से काम भी ऐसा मिला जो आदमी नहीं बैल करते हैं। तो ये है, एक दिन रत्ता काम पर नहीं आया। उसके साथियों से मालूम हुआ कि वो बीमार है। मदद के मुंशी ने मेरे साथ अपने लड़के को लगा दिया, और जो लड़के को मुंशी ने लगाया था तो कह रहे हैं कि वो गालिबन स्कूल के 8वें से भागा हुआ था। उम्र 20-21 साल की रही होगी। बेकारी से तंग आकर अब बाप की वजह से मजदूरी के लिए आमादा हो गया था। गुजर रहे थे इस तरह से ये दिन। कह रहे हैं कि फिर क्या है कि बाप ने ख्याल किया कि जब एहसान जैसा लड़का भी ये काम कर लेता है तो शायद ये रहट का चक्कर इतना भारी काम नहीं है। क्यों ना एहसान के साथ अपने लड़के को गल जोड़ दूं। डील डोल में भी वो मुझसे ज़रा जीता सा था। ये उसके बारे में, उस लड़के के बारे में मीर मुंशी ने जो अपने बेटे को जो 8वें से भागा हुआ था उसको लगाया था, उसके बारे में ये ख्याल किया था। तो दूसरे दिन काम पर आया तो लोगों में चेमी गोइयाँ हो रही थी। जिस जगह मुंशी का लड़का काम पर लगा है वो नौजवान रत्ता इंतकाल कर गया। यानी रत्ता जो एहसान दानिश के साथ काम कर रहा था उसका इंतकाल हो गया। उसे 3-4 खून के दस्त आए और बस दुनिया को खैराबाद कहा। उसके तमाम साथियों और जो लोग भी थे उसके मौत से बड़ा सदमा हुआ। उसको देखते ही देखते कैसा गबरू जवान ढह गया। यानी वो बड़ा हष्ट पुष्ट नौजवान था, उसकी वफात हो गई। वो जिंदा आदमी की तरह हफ्तों मुस्कुराता रहा। वो मेरा बड़ा ही प्यारा साथी था और एक जगह खुलूस के साथ काम करते करते हम एक दूसरे से बहुत मानूस हो गए थे। ये बात एहसान दानिश कह रहे हैं कि वो अपने मज़हब की परवाह किए बगैर आंख बचाकर मेरे साथ खाना भी खा लिया करता था। मौत कैसे कैसे अजीज़ों को उचक लेती और फिर पता नहीं देती। ये बात का और अपना मामूल बताया कि वो क्या करते थे, पहले तेल की मालिश फिर गर्म पानी से गुस्ल ज़रूर करता। उस अमल से दिन भर की थकन दूर हो जाती और जिस्म फूल की तरह हल्का और लतीफ़ हो जाता। ये था मुंशी के लड़के को मेरे साथ काम करते 6ठा दिन था। यानी 6 दिन काम हो गया क्योंकि वो नहीं आ रहा था तो उसको लगाया था। तो और फिर कह रहे हैं कि घर पहुंचते ही उसे भी एक खून का दस्त आया, यानी मुंशी के लड़के को।
रत्ता की मौत से पहले ही मजदूरों में हैबत फैली हुई थी। चुनाचे दूसरे रोज मुंशी ने अपने लड़के को काम पर न आने दिया और रहट पर मैं अकेला रह गया। मजदूरों को कहा गया मगर सब ने इनकार कर दिया। आखिरकार ठेकेदार ने मुझसे कहा, यह काम तुम अकेले कर सको तो तुम्हें ही डबल मजदूरी दे दी जाएगी, क्या ख्याल है? उनसे पूछा डबल मजदूरी के बारे में। मैंने कहा अच्छा कर लूँगा, मगर मुझ पर आने जाने में वक्त की कैद न लगाई जाए। मैं चाहे जिस वक्त आऊँ चाहे जिस वक्त जाऊँ, काम करूं या बेकार बैठा रहूं, कोई एतराज़ न हो। मैं इसका जिम्मेदार हूँगा कि हौज़ लबालब रहे और पानी टूटने ना पाए। ठेकेदार ने कहा, मियाँ जी हमें तो काम से गरज है और मदद के लिए पानी चाहिए। तो फिर उन्होंने कबूल कर लिया। मुझे मुताले के लिए वक्त दरकार था और लाइब्रेरी बहुत नज़दीक थी। आप इस तरह से जो वक्त बचता था आप लाइब्रेरी में चले जाते थे और वहाँ बैठकर मुताला किया करते थे और किताबें भी ले लिया करते थे। मैं सुबह चांद तारों की छाँव में उठता और बदन पर तेल मलकर रहट खींचना शुरू कर देता। दिन निकलने तक हौज़ किनारों से छलकने लगता, यानी यहाँ तक कि वो हौज़ को भर देता था। ये उसके एक सिफत बताई गई है। तो एक हैबत फैली हुई थी। आपको इस तरह से आप सुबह सुबह उठ करके काम कर लेते थे और जो वक्त बचता था तो आप उसमें क्या करते थे, अपने पढ़ाई वढ़ाई क्या करते थे। थोड़ा सा काम बाकी रह गया तो मुझे एक छलाई वाले मेमार मोहम्मद अकबर के साथ लगा दिया गया। मोहम्मद अकबर लिखाई, छलाई और मुजस्समा साजी में बहुत नामवर शख्स था। उनके साथ हम काम करने लगे। इस तरह से जो भी टाइम मिलता आप उसको बग़ैर वक्त गंवाए आप लाइब्रेरी पहुंच जाते थे। तो लोगों को मालूम है कि यूनिवर्सिटी में सेंट हॉल के दरवाजे पर सीमेंट से बने हुए PU यानी पंजाब यूनिवर्सिटी के हरूफ में भी मेरा गर्म खून शामिल है। ये बात लोगों में आम है क्योंकि आपने वहीं पर काम किया। एक ज़माने के बाद जब मैं मुमतहिन की हैसियत से, कह रहे हैं कि उसी यूनिवर्सिटी में फिर हम एग्ज़ाम कंट्रोलर की हैसियत से पहुँचे, अपना चेक वसूल करने यूनिवर्सिटी ऑफिस में गया तो मजंग के रहने वाले कई लोगों ने मुझे पहचान लिया क्योंकि उनके साथ उन्होंने काम किया था। शाह साहब ने तो बड़े ताज्जुब से पूछा, अच्छा जनाब ये एहसान दानिश आप हैं? मैंने अर्ज़ की जनाब आपकी दुआ से मैं वही इस पंजाब यूनिवर्सिटी का मज़दूर हूँ। तो देखिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी का मज़दूर जिसे आप गाड़ा ढोते, रहट खींचते और फिर मेमारी में लिखाई छलाई करते देखते रहते थे। उन्होंने कहा बस अब आपको मर जाना चाहिए क्योंकि ऐसी तरक्की हर शख्स को नसीब नहीं होती। कमाल है जहाँ एक शख्स यूनिवर्सिटी जैसे इदारे में मज़दूर की हैसियत से ईंटें गारा ढोता हुआ बैल बनकर रहट खींचे, वो वही मुमतहिन की हैसियत भी इख्तियार कर ली है। तो शायद अब तक हिंदुस्तान भर में पहली ही मिसाल है। मैंने अर्ज़ की जनाब चौंकिए नहीं, मैं तो मज़दूर यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा रखता हूँ। अगर उम्र और वक्त ने साथ दिया तो अपनी यादगार में तसानीफ़ के अलावा एक आला किस्म की लाइब्रेरी और एक यूनिवर्सिटी छोड़ जाऊँगा। तो इस तरह से आप पढ़ पाए और समझ पाए कि एहसान दानिश ने कितनी मेहनत और मशक्क़त से ये मकाम हासिल किया था। तो यहाँ पर देखिए कि थोड़ी सी बात है कि इस खुद नविश्त में जो एहसान दानिश ने सुनाया है, इंसान का हौसला इससे बुलंद होता है। एहसान दानिश ने क्या किया, रहट पर बैल की तरह काम करके मेहनत और मशक्क़त की तरगीब दी है। वो यूनिवर्सिटी जैसे इदारे में मज़दूर की हैसियत से ईंटें गारा ढोता है, बैल की तरह रहट खींचता है और बाद में उसी इदारे में एक मुमतहिन की हैसियत से भी जाना जाता है और जाता है पहुँचता है। ऐसे लोगों की मिसाल खाल खाल है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप काम भी करते थे, मेहनत और मजदूरी भी करते थे, मुताले के लिए वक्त निकाल लेते थे और हम सबको इस खुद नविश्त से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।